नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। ठीक है, एलपीसीबी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में किस पदार्थ का उपयोग सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4, तांबा या एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, आग को बुझाने का उपयुक्त पदार्थ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 पहला करेक्ट है, शुष्क रसायन पाउडर। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। द चैंपियंस चैनल आप सभी चैंपियंस के लिए बनाया गया दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह पदार्थ जिसमें उच्च प्रतिधारण क्षमता होता है उसका उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जा सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या चाहिए? आपको ऑप्शन नंबर 2 सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए रोटर में धारा की फ्रीक्वेंसी होगी। दोस्तों ऑप्शन 1 करेक्ट है, यस इंटू एफ, यानी कि यस मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए स्लिप गुणे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आसानी से विद्युत में बहती है दोस्तों, किस में बहती है? विद्युत में, विद्युत जो है चालक में बहती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज के स्रोत से जुड़े 20 पोल वाले 3 फेज जो है प्रेरणी मोटर की मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी दोस्तों? यहाँ से आपको फार्मूला केवल यूज करना है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप फार्मूला होता है एन एस बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा पोल होता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर रखेंगे तो आपका आ जाएगा 300 आरपीएम। ठीक है, 20 पोल है तो 300 आरपीएम आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 फैराडे का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को इसकी सुई को उसकी चल कुंडली में प्रवाहित किसके समानुपाती में विक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो आवेश के समानुपात में विक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन पर मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 ऋणात्मक प्लेट पर मुक्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस अर्धचालक उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, थायरिस्टर का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर 4 लेड पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपकरण का भूसंपर्कन करना आवश्यक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 बिजली के झटके के खतरे से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपकरण का भूसंपर्कन यानी कि अर्थिंग करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, एसडब्ल्यूजी का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो होता है ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्ड वायर गेज, एसडब्ल्यूजी का पूर्ण रूप है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 0 और 1 जैसे संख्याओं को दर्शाने वाली विधि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बाइनरी नोटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 पानी डालकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त सामग्री क्या है? स्टील, तांबा, एल्युमिनियम या फिर पारदर्शी प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर 4 पारदर्शी प्लास्टिक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोधक खुला होता है तो शक्ति होगी, तो क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 मूल से 1/√3 बार कम होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 पोल वाला एक अल्टरनेटर 300 आरपीएम पर चलता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा उत्पन्न करता है, उसकी आवृत्ति ज्ञात करें। तो ऑप्शन 2 50 हर्ट्ज आएगा। ठीक है, वही फार्मूला है एन एस बराबर जो है 120F/P। ठीक है, इस फार्मूला से लगाएंगे तो आपका एफ का मान 50 हर्ट्ज आएगा। अगला प्रश्न है, 3 फेज प्रणाली में जब लोड पूरी तरह से संतुलित होते हैं तो न्यूट्रल धारा कितना होता है? ऑप्शन 1 0 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब प्रतिरोध के मापन के लिए वोल्टमीटर एमीटर विधि का प्रयोग किया जाता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 8.28 वोल्ट और एमीटर का पाठ्यांक 4.14 मिली एम्पियर प्राप्त होता है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करिए दोस्तों। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? V/I होता है। तो आप जो है क्या करेंगे दोस्तों, 8.28 में 4.14 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 2 आएगा 2 ओम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी से क्या तात्पर्य है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किसमें उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 जनरेटर में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यम स्तर के लोड के लिए प्रयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणों का संलग्न गुणक यानी फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 3.45 होता है। अगला क्वेश्चन है,
एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 तांबा से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 स्लिप कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर कौन से जनरेटर हैं दोस्तों? तो शंट जनरेटर होते हैं समानांतर संचालन के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है ट्रायोड में नियंत्रण ग्रिड कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 प्लेट और कैथोड के बीच का मध्य मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो इसकी गति क्या होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 थोड़ी घट जाती है। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता मुक्त स्थान की चुंबकशीलता से कम होती है, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 प्रतिचुंबकीय के रूप में जाना जाता है। तो आइए अगला प्रश्न रखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 श्रेणी मोटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि 200 वोल्ट के विभवांतर पर 100 वाट की बिजली आपूर्ति की जा रही है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करें। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? 0.5 एम्पियर, क्योंकि दोस्तों यहाँ सब निकाल सकते हैं। देखिए धारा का मान निकालना है, वोल्टेज का मान दिया है आपको, पावर का मान दिया है, ठीक। P बराबर होता है, पावर बराबर क्या होता है? I स्क्वायर जो है P बराबर VI होता है, P बराबर V इंटू आई होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आप जो है आपका जो भी नाम होगा अपने नाम का पहला लेटर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा दोस्तों, यानी कि कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर जो है आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो आपको PDF जो है और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्न में से डीसी मोटर्स अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी, किस मोटर में? तो ऑप्शन नंबर 2 सीरीज मोटर में चलेगी, डीसी सीरीज मोटर में चलेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, किससे विद्युत उत्पन्न होने की गुण को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 दाब से विद्युत उत्पन्न होने की गुण को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है HPMV लैंप का पूर्ण रूप क्या, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड एक समान है दोस्तों? तो गति और वेग का जो इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड दोनों समान होता है, ठीक है ना। वेग और त्वरण का तो अलग होता है, त्वरण और समय का अलग होता है, गति और समय का अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, उच्च आवृत्तियों के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 लघु परिपथ के रूप में काम करता है। उच्च आवृत्तियों के लिए जो कैपेसिटर होता है वो लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि तीनों फेज में लोड प्रतिबाधा लोड के बराबर नहीं है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है असंतुलित भार कहा जाता है, असंतुलित भार कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होगा? निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक शून्य होगा दोस्तों? तो शुद्ध प्रेरक का शक्ति गुणांक शून्य होगा, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सुग्राह्यता होती है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सुग्राह्यता कितनी होती है? तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न वोल्टेज इंस्टॉलेशन व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वायरिंग उपयुक्त है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 TRS वायरिंग उपयुक्त है। अगला प्रश्न है टैप चेंजर आमतौर पर किस में लगाया जाता है दोस्तों? टैप चेंजर तो ऑप्शन नंबर 1 पावर ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 750 RPM की पूर्ण भार गति और 10% के गति नियम वाली डीसी मोटर की शून्य भार गति कितनी होगी दोस्तों? तो 825 RPM होगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी तुल्यकालिक मोटर की कमी है? तो ऑप्शन नंबर 2 डीसी उत्तेजन की आवश्यकता है, यही जो है उसकी कमी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न एक मल्टीमीटर किसको मापता है? तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापता है, इन तीनों को मापता है। अगला प्रश्न है अगर केवल धारा पूछेगा, धारा को एमीटर मापता है, वोल्टेज को जो है पोटेंशियोमीटर मापता है या वोल्ट मीटर मापता है, ठीक है ना। प्रतिरोध को ओम मीटर मापता है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है कि अभिवाह घनत्व का मात्रक बताइए। तो ये सभी उसके घनत्व हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मैक्सवेल प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा है टेस्ला, ठीक है। तो ये सभी तीनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 49
अर्थ रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मापा जा सकता है? अर्थ रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मापा जा सकता है दोस्तों? देखिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4, फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर से मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुनाद आवृत्ति पर यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर प्रेरकीय प्रतिघात का मान किसके बराबर होता है? तो कैपेसिटर के प्रतिघात के बराबर होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, पीएमएमसी प्रकार के उपकरणों का स्केल है कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? तो 222 वोल्ट जो है मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, 750 भी है, 400 किलो वोल्ट भी है और 132 किलो वोल्ट भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का भाग है? तो ऑप्शन नंबर 1 बुशिंग जो है वो ट्रांसफार्मर का भाग है। बाकी जो कम्यूटेटर है, रेस्पिरेटर है, टेको गेज है, ये जो ट्रांसफार्मर में नहीं आते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर पर खुला पथन परीक्षण यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कोर हानियों को ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ जो है टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, लैम्बर-कोसेन नियम। लैम्बर्ट-कोसेन नियम जो है ये प्रदीप्ति से इल्यूमिनेशन से संबंधित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 56, हेयर ड्रायर में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 छादित ध्रुव प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों? आप जो मतलब किस शहर से अपना बताइएगा कमेंट करके, किस राज्य से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैंप है? तो ऑप्शन नंबर 1 सोडियम वेपर लैंप जो है एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक रखते हैं दोस्तों, 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2 SWGT तार का व्यास किसके बराबर होता है? तो 7.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल डायोड में होता है एक पीएन जंक्शन होता है। एक क्रिस्टल डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वाट बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है तो व्यय विद्युत शक्ति ज्ञात कीजिए। तो 1 किलोवाट घंटा जो है, 1 किलोवाट आवर जो है विद्युत ऊर्जा जो है व्यय होगा। ठीक है ना, क्योंकि 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 वाट होता है। 1000 बटा 1000 से भाग देते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो यही जो है व्यय होता है। अगला प्रश्न है कि एक ट्रांजिस्टर में रिक्त करण परतों की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 2 होती है। ठीक है ना, 2। अगला क्वेश्चन है, यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो जाती है तो यह देगा, क्या देगा? निम्न पाठ्यांक देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट है, क्या है? ऑप्शन नंबर 3 पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो कौन सा घटक का उपयोग परिपथ को बंद करने या ब्रेक करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 स्विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर 3 स्क्विरल केज प्रेरण मोटर तथा स्लिप रिंग प्रेरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों पर काला पड़ने पर संभावित कारण है? तो ऑप्शन नंबर 4 विकल्पों में से सभी। पहला दिया है फ्लोरेसेंट लैंप का बार बार स्टार्ट होना, दूसरा है अनुपयुक्त बैलास्ट, तीसरा है निम्न या उच्च वोल्टेज। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं दोस्तों फ्लोरेसेंट लैंप के दोनों सिरों पर काला पड़ने का। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 4 स्लॉट में वाइंडिंग का स्थापन। अगला क्वेश्चन है, जब 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो इसकी रोटर आवृत्ति हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मोटर की तुल्यकालिक गति तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है? स्लिप गति कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ऐसी परिपथ में लगाए जाने वाले धारा के प्रवाह के कुल विरोध को क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 3 इम्पीडेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, DOL स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से किसके मापन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रतिरोध के मापन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 73, DOL स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 3 थर्मल ओवरलोड रिले जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मेगा में नियंत्रक आघूर्ण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कॉइल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीलिंग फैन में सामान्यतः किसकी एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो परमानेंट कैपेसिटर प्रकार की एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है चश्मों और घड़ीसाजों के आवर्धक चश्मे में प्रयुक्त आवर्धक कांच किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये कांच जो है लेंस का उदाहरण है, ठीक है ना। कौन से लेंस का उदाहरण है दोस्तों? तो उसमें जो है उत्तल लेंस लगा होता है, किसी किसी में अवतल लेंस भी लगा होता है, इसलिए लेंस का उदाहरण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 1 फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अधिक विद्युत उपकरण वाले स्थान जैसे कार्यालय या सर्वर रूम के लिए अग्निशमन आदर्शपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन जो है वो आदर्शपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 4 रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं PMMC माप यंत्र में चल प्रणाली का स्पिंडल दोनों सिरों पर की मदद से समर्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ज्वेल्ड बियरिंग की मदद से समर्थित होता है। अगला क्वेश्चन है एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में कॉइल की सहायता से दिया जाता है। तो किसकी सहायता से दिया जाता है दोस्तों? स्लिप रिंग की सहायता से दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का वैद्युत विस्थापन कितना डिग्री होता है दोस्तों? तो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुणे फेज वोल्टेज, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं दोस्तों। 2 पोल लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में एक चालक कंडक्टर का प्रतिरोध 2 ओम है और चालकों की कुल संख्या 100 है। तो कुल आर्मेचर प्रतिरोध ज्ञात करें दोस्तों। तो इसका तो दोस्तों यहाँ पे जो है मिट गया है। तो आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से कौन से RPM मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो इस फार्मूला होता है NS बराबर 120 गुणे फ्रीक्वेंसी बटा P होता है, ठीक है ना। ये RPM में आता है, RPM में रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज और भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को किससे मतलब दिखाया जाता है? तो V कर्व से दिखाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है? अभ्रक, टिन, सीसा, पारा। तो अभ्रक जो है वो कुचालक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है एक स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 2 रनिंग वाइंडिंग जो है पतले तार से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए सज्जनों, अल्टरनेटर में रोटर को प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो अल्टरनेटर में रोटर को डीसी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, एकल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार की वाइंडिंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। कम मोटाई का तार का वाइंडिंग होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगला प्रश्न है 3 फेज ट्रांसफार्मर में होते हैं, क्या होते हैं? 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वाइंडिंग होते हैं, यानी कि 3 प्राइमरी वाइंडिंग होता है और 3 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92, तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए का उपयोग किया जाता है? तो वायर फेरुल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 7000 घंटे होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, अल्टरनेटर में धारा स्थिर स्टेटर में उत्पन्न होती है। तो अल्टरनेटर में AC धारा जो है स्थिर स्टेटर में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 96, ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है दोस्तों? ग्रोमेट जो है वो रबर से बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला प्रश्न 97, टर्बो अल्टरनेटर किस गति के साथ जो है संचालित होता है? टर्बो अल्टरनेटर, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है 3000 RPM पर। क्वेश्चन नंबर 98, रेक्टिफायर सर्किट में प्रयुक्त भाग संख्या IN 4007 का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 ठोस अवस्था डायोड। अगला क्वेश्चन है 250 वोल्ट पर रेटेड 500 वाट और 200 वाट के 2 बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो हम जानते हैं कि अनुपात जो है यानी कि पावर और जो है प्रतिरोध का अनुपात उल्टा होता है। P बराबर दोस्तों क्या होता है? V²/R होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दोस्तों। तो देखिए तो 500 वाट और 200 वाट इसको हम उल्टा करेंगे तो 200/500 करेंगे तो 2:5 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100वां क्वेश्चन दोस्तों है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा जी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन मतलब
नंबर 100 देखते हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 2 डायोड होते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड हैं दोस्तों? तो 2 होते हैं, याद रखिएगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछेगा कितने डायोड लगे होते हैं तो सिंगल 1 लगा होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में 2 लगे होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 लगे होते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। और ये जो करा है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के साथ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड हैं? तो 2 डायोड हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया 100 क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक अपने वीडियो जो है वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, द चैंपियंस यूट्यूब चैनल को दोस्तों, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिर्फ आपके नाम पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह राशि जिसके परिमाण की आवर्ती समय चक्र की एक निश्चित सीमा होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे स्थिर अवस्था आवर्ती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूपीएस का एक प्रमुख भाग है, तो स्थैतिक बाईपास स्विच, स्थैतिक बाईपास स्विच एक यूपीएस का जो है ये एक प्रमुख भाग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, सार्वभौमिक रूप से कौन सी प्रणाली को इलेक्ट्रिक पावर के उत्पादन, संचरण और वितरण के लिए अपनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों 3 फेज प्रणाली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, किसका प्रयोग विद्युत परिपथ को बंद चालू करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कंट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, रेजोनेंट ग्राउंडिंग को भी कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आर्क सप्रेशन क्वाइल अर्थिंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्क सप्रेशन क्वाइल अर्थिंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले को सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है, तो निम्न शक्ति सिग्नल द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 107, आरएमएस मान को निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 तापीय प्रभाव, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, एमसीबी को कंट्रोल पैनल में बिना स्क्रू के लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 रेल नहीं यानी कि रिले होता है, रिले, ठीक है ना, रिले का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, अस्थायी चुंबक चल कुंडली माप यंत्र में विक्षेपण आघूर्ण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विकल्पों में से सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है, क्वाइल से प्रवाहित होने वाली धारा भी, और वायु अंतराल में फ्लक्स घनत्व के भी, और क्वाइल में फेरों की संख्या पर भी, इन सभी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वॉशिंग मशीन तकनीकी में निर्णय लेने की क्षमता होती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, न्यूरोफजी लॉजिक तकनीक में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में 110 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, ये पूरा मैं आपको दोस्तों अभी देखिए, अभी ये 29 पेज का पीडीएफ है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर 7 ही पेज हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों। और अगर आपका इसका जो है इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। और मेरे नंबर पे 9889792600 पर मैसेज करिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सअप या फिर अब टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। द चैंपियंस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक आपको जो है इसके कमेंट बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, उसी ग्रुप में, ठीक है। तो इस वीडियो पर जो है लाइक संख्या रखते हैं, टारगेट है 50 लाइक का है, 50 लाइक होगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ जो है भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी देखिए केवल 7 ही पेज हुआ है, थे ना, तो 29 पेज मैं पढ़ा लूँगा तभी तो भेजूंगा दोस्तों। तो तब इस पर 50 लाइक दोस्तों कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को आप लोग देखा, मतलब अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।